नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भगवाकरण की जो प्रक्रिया है वो भारत में आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगी, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। कोशिश ये की जा रही थी कि अ, हेडगेवार की जीवनी हो या फिर सावरकर को दिल्ली पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में डालकर और गांधी को निकाल देना, और अनगिनत रूप से और उदाहरण हैं इस किस्म के, जहां पर पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था का भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और झटका यह है कि 33 शिक्षाविद, 33 बड़े बड़े नाम हैं उनके अंदर, जो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक जो मेकिंग होती है उसमें, और इसके अंदर आपके कांति प्रसाद वाजपेयी, प्रताप भानु मेहता, राजीव भार्गवा, नीरजा गोपाल जायल, निवेदिता मेनन, विपुल मुदगल, पीटल रोनाल्ड डिसूजा, बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा और भी, इवन इन्होंने जब छोड़ा है तो कारण तो बहुत सारे बताए हैं इन्होंने, कि खासतौर से इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस थी जिसको सम्मिलित किया गया था, और इनका जो कलेक्टिव एफर्ट है अब वो बेकार होने जा रहा है। इसके अलावा मल्टीपल कल्चरल पर्सपेक्टिव पहले लिया जाता था, और कोशिश ये की जा रही थी कि भारत के सभी विविध रंगों को इसमें दिखाया जाए। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपना व्यू दिया इसके ऊपर, यहां पर, और उस व्यू में लिखते हैं, नॉर्मली बहुत बार टाइम्स ऑफ इंडिया व्यू नहीं देता, लेकिन इसके अंदर टाइम्स ने व्यू दिया अपना। When so many respected academics want to disassociate themselves from the revised textbook, the government should ask itself why. It should be in the spirit of democracy that the government engages in a dialogue with them. A relook at the revisions would also be in order. बड़ी एडवाइस है, पर सवाल यह है कि क्या सरकार सुनती है? अब जबकि हेडगेवार को कर्नाटक के कोर्स से निकाला गया, कई और चैप्टर भी निकाले गए, तो बीजेपी के लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे काफी दर्द हो रहा है कर्नाटक में और पूरे भारत में, कि हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने इन सब को बाहर निकाल दिया। और कर्नाटक में तो कई वक्तव्य ऐसे आए हैं जो बिल्कुल धमकी भरे हैं, और ऐसे धमकी भरे जैसे कि अगर आपने इसको और आगे बढ़े तो शायद हम पूरे कर्नाटक के अंदर ही आप जो तांडव देखेंगे वो पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। तो किताबों का तालिबानीकरण जो था उसको रोकने का प्रयास है, और उसके ही विरुद्ध देखा जाए तो एक किस्म से ये सारी जो प्रक्रिया है, जहां पर 33 बड़े शिक्षाविदों ने रिजाइन किया है एनसीईआरटी से, ये एक किस्म से तमाचा है भारत सरकार को। मुझे लगता है हमें इस पर डिस्कस करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि यह हमारी रोजाना की जिंदगी से संबंधित है, हमारे जीवन के तालिबानीकरण से संबंधित है, और भारत में ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक अल कायदा का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, एक धार्मिक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जहां इन्हें आरएसएस के अंदर सारी वर्चूज नजर आती हैं, जहां इन्हें हेडगेवार और गोलवलकर के अंदर ना जाने कितनी अच्छी चीजें नजर आती हैं, और जो भारत की असली जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, संस्कार है, वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। और नेहरू से जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, मुझे उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ये नफरत नहीं है, ये घृणा की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मनों में जो जहर है पूरे के पूरे गांधी परिवार के प्रति और महात्मा गांधी के प्रति, वो जहर अब आपको शहर शहर दिखाई दे रहा है। तो एनसीईआरटी की बुक्स का भगवाकरण और 33 शिक्षाविदों का एकेडमिक काउंसिल से त्यागपत्र, ये विषय है हमारा। और बातचीत करने के लिए
जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं वो सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। अधीर रोहल साहब अपना हिमाचल से, अनिल सिन्हा जी महाराष्ट्र से, डॉक्टर अनिल जैन जी खासतौर से दिल्ली से और विवेक देशपांडे आरएसएस की नगरी नागपुर से। आप सबका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी, सबसे पहले आपसे पूछता हूं, ये जो प्रतिक्रिया अब आनी शुरू हो रही है मार्केट में, जहां लोग थोड़ा थोड़ा विद्रोह करना शुरू हो रहे हैं, ये अपने आप में शायद वो जो एक ज्वाला अंदर धधक रही है, ये उसी का एक प्रतिरूप है कि नहीं, हम और चुप नहीं बैठ सकते। अनिल सिन्हा जी। ये इस पे काफी जब से ये आया बाहर, मतलब जब से उन्होंने चेंज किया उसके समय से ही एक जो भी शिक्षाविद है या रिसर्चर्स हैं वो इसके खिलाफ सामने आते रहे हैं। अभी यह एक इकट्ठा दिखाई दे रहा है सबका नाम, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है। जिस दिन से है उसी दिन से विरोध में है। और योगेंद्र यादव है या सुभाष पलिस्तर है या सारे वो जो बड़े बड़े एकेडमिशियंस हैं वो सब इसके खिलाफ में लिखते बोलते रहे और उन्होंने अपने को डिसोसिएट किया उसके इससे, मतलब जो प्रक्रिया थी ये एनसीईआरटी का जो बनाया गया सिलेबस और उसमें जो मतलब तय किया गया पाठ्यक्रम। लेकिन आपको एक चीज, दो तीन चीजें इसमें देखिए है जो आप समझना चाहिए। एक तो आरएसएस को मतलब ये नहीं है क्या कि कोई ऑल ऑन सडन ऐसा किया है उन्होंने। ये एक समांतर, जिसको कहिए समानांतर प्रक्रिया जो उनकी चलती रही है। ये एक थॉट वो लगातार वो इसी तरह का विकसित करते रहे हैं उस समय से ही, मतलब जब से 1925 में इसका और इसके पहले हिंदू महासभा का जब ये बना का संगठन बना, उसके बाद से ये एक तरह का अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब क्या, वो अल्टरनेटिव है क्या कि एक ब्राह्मणिकल कंसेप्ट है। और दूसरा है क्या कि उसमें दिक्कत ये है कि उसमें जो बाद के डेवलपमेंट भी, मतलब अगर एंटी कॉलोनियल, दो तीन चीजें वो बोलते रहते हैं कि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हैं इसके लिए। लेकिन उन्होंने जो टूल बनाया है, जो पाठ्यक्रम बनाए हैं, उसका आधार वही कॉलोनियलिज्म है, जो रेस की थ्योरी है या बाकी जो सिद्धांत है। उसमें घालमेल क्या किया कि अगर वो सिर्फ कॉलोनियलिस्ट दिमाग से चलते, अगर ब्रिटिश जिस तरह से स्टेटहुड के बारे में, राज्य कैसा होना चाहिए और ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट था, उसको सीधे सीधे ले लेते तो भी कुछ थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेसिव एलिमेंट रह जाता, क्योंकि उसमें भी कई जो कैपिटलिज्म में के साथ जो उनके चीजें जुड़ी हुई है, वो डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ये सब भी है। लेकिन दिक्कत क्या है, उन्होंने उसमें बहुत घालमेल कर दिया। वो 1200 जैसे इतिहास के बारे में 1200 मतलब ईस्वी मतलब सन से के बाद से मानते हैं कि डार्क एज आ गया। मतलब कि जो पूरा इतिहास है, अभी 8 कितना साल हो गया, मतलब समझिए कि काफी 800 साल के इतिहास को वो मानते हैं कि ये गुलामी का दौर था। तो आप इसमें भक्ति आंदोलन, बांग्ला, हिंदी, मराठी, इसका जो विकास हुआ, सारा रीजनल लैंग्वेज जो है इसी पीरियड में डेवलप हुआ है, 1200 के बाद ही सब में। बांग्ला जो है चाहे चंडीदास कल है या मैथिली में विद्यापति हैं, तो हिंदी का भी कवि मानते हैं, अमीर खुसरो है। ये सब जो हिंदी, उर्दू, गुजराती जो भी आप देख रहे हैं, जो भारत में जो भाषा का विकास है उसका रूट, उसका पीरियड यही है। अभी बिना भक्ति आंदोलन के आप भाषाओं का आधार नहीं देख सकते। अब बेसिक कंसेप्ट इन्होंने वहां से गड़बड़ कर ली। उसके बाद है कि रेसिज्म में उनका पूरा मतलब जो जिसको आप कहते हैं गैर बराबरी, उनमें उनका पक्का विश्वास है। जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो बोलते हैं अभी वो इधर उधर कर रहे हैं, कुछ कुछ उसमें समरसता वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन वो उसके पक्के पक्षधर हैं। और असल में जो आरएसएस है, हिंदू महासभा के बारे में उतना नहीं कहेंगे हम, लेकिन आरएसएस तो निश्चित तौर पर जो पेशवाई थी, इस बारे में तो राजेंद्र प्रसाद का एक बहुत रिवीलिंग लेटर है जो पटेल के नाम पे, जो उन्होंने वर्धा में जब वो आराम कर रहे थे तो उन्होंने पटेल को लिखा था बैन करने के समय में, ये संगठन किस तरह का है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये पेशवाई को वापस लाना चाहता है। तो मूल जब हम जब तक इसके इस हिंदुत्व और जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है उसको वापस लाने और उसमें विश्वास करने
की चीज को नहीं समझेंगे तब तक एनसीईआरटी के चेंज को नहीं समझ सकते। इसीलिए ये सिर्फ आजादी का आंदोलन या मुगल काल को हटाना इतना ही नहीं किया है इन्होंने, इन्होंने बाकी चीजें भी की है, जैसे डार्विन का थ्योरी निकाल दिया, क्योंकि जो ब्रह्मनिकल है मतलब विकासवाद का सिद्धांत, वो जो है जो जिसमें कि जिसके बारे में हमको मतलब उतना डिस्कस करना यहाँ डिफिकल्ट है, वो इस्लाम में भी उसी तरह का है कि एक ही समय में, या क्रिश्चियनिटी में भी है, जो मतलब कि समझिए 2000 या 2000 साल पुराना जो चिंतन है चीजों के बारे में, जो इतना डेवलपमेंट है वो सबको नकारने वाला, वो उसमें विश्वास करते हैं। तो और जो 10 मतलब 1000 साल 2000 साल पहले, अब दिक्कत ये है कि आप क्या इतिहास के चक्र को इस तरह घुमा सकते हैं। अब ये यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जो उसमें घालमेल कितना है, एक तरफ तो वो बताते हैं क्या कि भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति, और दूसरी ओर उनका विश्वास मुसोलिनी और हिटलर के जो फासिज्म और नाजिज्म है उनके सिद्धांतों में है, और जबरदस्त आकर्षण है उसके प्रति उनका, तो वो भी उनको नहीं मंजूर था। न उनको देखिए गोलवलकर, मैं यहाँ एक आपको बता देना चाहता हूँ कि लोगों को अब लोग नहीं ध्यान दिलाते हैं, जब महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हो रहा था तो आरएसएस इसके खिलाफ था और उनको भागना पड़ा। मतलब गोलवलकर की एक बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उसमें उनको ये कोंकण के इलाके से मीरज वगैरह के तरफ से उनको तेज दौड़ा करके अपनी गाड़ी जानी पड़ी, क्योंकि रास्ते में उनको जो है संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के जो लोग हैं वो उनको ये घेर रहे थे। तो इसको उन्होंने बताया और उसमें बड़ी वीरता पूर्वक लिखा गया है। तो वो मानते हैं भागना वीरता मानते हैं ये जो हिंदुत्व के फोर्सेस है। ये सावरकर से लेकर के आप और भी कई लोगों के बारे में आपको बताऊंगा, तो वो इसको बहादुरी मानते हैं। उसमें लिखा है कि उन्होंने कहा तेज चलो, और वो गाड़ी जो है सो तेज चलने लगी। तो ये पूरा जो आप परिदृश्य देखेंगे वो है जो उनका पहले से गांधी नेहरू इसीलिए टारगेट पर है कि नेहरू ये जो सारा हिंदुत्व का जो कंसेप्ट है इसके बारे में अगर कोई एक आदमी में जो कि भारतीय मतलब आइडिया ऑफ इंडिया को ट्रूली रिप्रेजेंट करता है, सेकुलर प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, इक्वलिटेरियन इक्विटी में विश्वास करने वाला इंडिया, जो कि पूरे हर कम्युनिटी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने वाला इंडिया, वो उसके कल्चर एंड थ्योरी में विश्वास करने वाला वो नेहरू है। साइंटिफिक टेम्पर में विश्वास करने वाला तो वो जो है नेहरू को मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति के रूप में ये उस पर उससे ये लड़ रहे हैं। ये लड़ रहे हैं एक विचार जो आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं नेहरू, और नेहरू उसको उसके एम्बॉडीमेंट है, उसको ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये सारा कुछ दिखता है। अब ये अभी लास्ट लाइन कहूंगा कि जो हमारे जो भी एकेडमिशियंस हैं उसने गजब की मतलब ये दिखाई है, उन्होंने इसका किया है। लेकिन उस पर भी मैं एक ट्वीट देख रहा था सुहास पलिस्कर का, उन्होंने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। इसका कोई मैंने नहीं देखा कि क्या जवाब है। मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए बॉडी, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से कोलैप्स हुए वो भी आपको दिखाई देगा कि कहीं न कहीं जो एकेडमिशियंस को जिस तरह से आना चाहिए, ये 33 लोग आए हैं, बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से शिक्षकों को, इंटेलेक्चुअल्स को एनसीईआरटी के मामले को लेकर के आना चाहिए था सामने, मुझको लगता है कि ये अपर्याप्त है, वो पूरा पर्याप्त नहीं है। जी।